हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ के करंट अफेयर्स वीडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और हाँ, आपको बता दूं कि यूनियन बजट जो आया है, एंट्रीम बजट है हालांकि वो, तो उस पर डिटेल वीडियो 2 फरवरी के वीडियो में आपको मिल जाएगा। मतलब 2 फरवरी को जो एपिसोड आएगा करंट अफेयर्स का, उसमें डिटेल कॉन्टेंट होंगे बजट को लेकर, ठीक है। और हाँ, मंथली जो वीडियो है ना, वो 5 फरवरी को आएगा, जनवरी का टोटल मंथली। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और पहला क्वेश्चन लेते हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने किस मस्जिद परिसर के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी है? और ये पूजा शुरू भी हो गई है हिंदू पक्ष के द्वारा। आंसर होगा ज्ञान वापी मस्जिद, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं आप, काफ़ी चर्चा है इसकी और इस वजह से इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए भी। नंदी की प्रतिमा के सामने ये तहखाना है और उसको व्यास तहखाना कहा जाता है। तो वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को तहखाना में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाज़त दी। उसके बाद देर रात को 11 बजे के आसपास मूर्ति रख के वहाँ पर पूजा अर्चना की गई है और इस दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर ये सब वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती वहाँ पर उतारी गई। तो ये वाराणसी का ये एक एरियल फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, आसमान से लिया वो फोटोग्राफ है। तो यहाँ पर है ये ज्ञानवापी मस्जिद और यहीं पर ये तहखाना है, वहीं पर पूजा जो वो वहाँ शुरू हुई है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मंदिर है, ओके। तो इस मस्जिद के तहखाने में बताया जाता है, जो मुकदमाबाजी हुई है उसमें, कि 1993 से पहले पूजा पाठ होती थी और उसके बाद से ये बंद है। 1993 के बाद, मतलब 31 साल बाद यहाँ पर पूजा शुरू हुई है। और इससे पहले कोर्ट ने ये कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट, ये जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, तो उसका जो ट्रस्ट है तो वो पुजारी का नाम तय करें यहाँ पर जो बेसमेंट में जो पूजा अर्चना होनी है या हो शुरू हो चुकी उसके लिए। तो फिर ट्रस्ट ने पुजारी एक नियुक्त कर दिया और उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ का काम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो वाराणसी कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता रहा है और ताजा जो याचिका डाली गई थी ना, वो व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास के द्वारा लगाए गए थे। हालांकि इस पूरे मसले पर जो मुस्लिम पक्ष है उसके वकील बोल रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और अंजुमन इंतजामिया जो है उसने ये कहा है कि हम कोर्ट जाएंगे और ऊपरी अदालत जाएंगे और उनका दावा है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरी स्थिति है, वर्तमान स्थिति है और चर्चा काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद के लिए JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल ने किसे नेता चुना है? आंसर होगा चंपई सोरेन। क्या नाम है? चंपई सोरेन। और ये रहा फोटोग्राफ इनका, चंपई सोरेन। देखिए झारखंड में वहाँ के जो मुख्यमंत्री इससे पहले थे हेमंत सोरेन, तो उनको प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED उसने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी से ठीक पहले वो मुख्यमंत्री थे। तो गिरफ्तारी से के समय वो गवर्नर के पास गए, गवर्नर यानी CP राधाकृष्णन, और फिर उन्होंने 31 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। ED ने उन्हें जमीन के कथित हेरफेर के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। उसके बाद फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक दल की बैठक की और नए मुख्यमंत्री पद के लिए चंपई सोरेन को नेता चुना है। कौन है ये? 67 ईयर के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख जो शिबू सोरेन है, उनके बेटे जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उनके काफ़ी विश्वसनीय माने जाते हैं। और झारखंड को अलग बनाने का जो आंदोलन चलाया था शिबू सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा बना के, उस समय के ये 7 के लीडर हैं, ठीक है। पैरों में चप्पल, ढीली पैंट शर्ट, सिर के बाल जो है वो सफ़ेद, तो ये सब पहचान है उनकी और उनको झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। सादगी से जीवन जीते हैं। सराय केला के वो रहने वाले हैं, वहाँ से 6 बार विधानसभा वो चुनाव जीत चुके हैं। हेमंत सोरेन जब CM थे तब वो मंत्री थे वहाँ पर, ठीक है। और ये आप देखिए कि झारखंड में
पिछले 23 साल में 11 सीएम हो चुके हैं वहाँ पर। 23 साल में 11 सीएम। अच्छा, इससे पहले जो वहाँ पर सरकार थी हेमंत सोरेन की, तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद, इसके अलावा CPI-ML, दूसरा एक गठबंधन था, उसका बहुमत है। और इन्होंने गवर्नर से को ये दावा पेश किया है कि हमारे पास बहुमत है और हम सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है। और देखिए, ये जो झारखंड है ना, एक बार मैप में देख लो, ये इसका गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन हुआ था सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 को। और उसके बाद से सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री हैं जो कि अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं, और वो हैं रघुवर दास को, बीजेपी के। उसको छोड़ के कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कई सारे लोग मुख्यमंत्री वहाँ पर बने, लेकिन कोई 2 साल, कोई कुछ साल, इस तरीके से वहाँ मुख्यमंत्री रह पाए हैं। देखिए, एक कमज़ोर राज्य, एक छोटे राज्य में ये दिक्कत होती है कि वहाँ के जो तंत्र है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये हम लोग देख रहे हैं कि पिछले इतने वक्त से मुख्यमंत्री लगातार वहाँ बदल रहे हैं। झारखंड की बात कर रहे हैं हम, राजधानी क्या है? रांची। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि इस वीडियो का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आज का मॉक टेस्ट भी आ चुका है, कहाँ पर? ऐप पर, सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। तो देखिए, ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं PDF और टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि एक मेंबरशिप प्लान है आपके एग्जामिनेशंस की, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। और इसके ज़रिए आपको मतलब तमाम एग्जामिनेशन, चाहे IAS PCS का एग्जामिनेशन दे रहे हो, मतलब UPSC, BPSC, UPSC, MPPSC, राजस्थान वगैरह वगैरह, अलग अलग राज्यों के, चाहे रेलवे, पुलिस, टीचर, स्टेट SSC या SSC एग्जामिनेशन, उन सब के लिए मेंबरशिप प्लान है शानदार, 1 साल का। और इसमें करंट अफेयर्स की तैयारी हो सकती है आसानी से। इसके ज़रिए मिलता क्या है करंट अफेयर्स में, मेंबरशिप प्लान में? तो आपको पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स का PDF मिल जाते हैं, आप पिछले 1 साल का पूरा मॉक टेस्ट मिल जाता है करंट अफेयर्स का, ठीक है, वीडियो भी मिल जाता है। और अगले 1 साल तक, यानी नेक्स्ट 365 दिनों तक आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और वो भी कई तरीके के वन लाइनर MCQ नोट्स होता है। वीडियो मिलेगा आपको, डेली वीडियो करंट अफेयर्स का, वीकली वीडियो, मंथली वीडियो और ईयरली वीडियो भी। ओके। इसके अलावा मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स के डेली, वीकली, मंथली मॉक टेस्ट, और साथ में तमाम संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी होते हैं। तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक IAS PCS लेवल का ये करंट अफेयर्स है, और इसमें तो संबंधित एग्जाम के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, जैसे UPSC और PCS के एग्जामिनेशन के तमाम। और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप, उसमें तमाम SSC लेवल के, चाहे पुलिस हो, टीचर हो, उन सब के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए ये मेंबरशिप प्लान है। और इसमें भी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं आपको। तो बहुत मामूली सा प्राइस है, छूट भी चल रही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बन गए हैं? आंसर है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। क्या नाम है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। तो 31 जनवरी को उन्होंने मलेशिया के नए राजा के पद की शपथ ली है। ठीक, 17वें राजा बने हैं, किंग बने हैं वो। तो ये देख रहे हैं आप, जब वो सेरेमनी हो रहा था उस समय की तस्वीर है। और ये है इस्कंदर। तो ये नए किंग बन गए हैं मलेशिया के। ठीक है, औपचारिक रूप से मलेशिया के जो राजा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यांग दी पोर्ट आन ओगोंग, ये कहा जाता है। काफ़ी अमीर हैं और शक्तिशाली जोहार शाही परिवार से है, जिसका मुखिया अपनी निजी सेना की कमान भी संभालता है। ठीक है, इनके पिता भी, यानी इस्कंदर के पिता भी 39 ईयर पहले राजा रह चुके हैं, 1984 के आसपास में। तो यहाँ सवाल उठता है कि 5 वर्ष के राजा का मतलब क्या हुआ? देखिए, मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें एक अनूठी व्यवस्था है ये। और यहाँ पर इस्लामी राजघराने के नेतृत्व में 9 मलेशियाई राज्यों के शासक जो है हर 5 साल के लिए सिंहासन पर आते हैं, यानी राजा बनते हैं। एक राजघराना है, उसका सम्मेलन होता है, उसमें फिर वो आपस में ही चुनाव कर लेते हैं। और ये व्यवस्था 1957 में जो ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी उसके बाद से लागू है वहाँ पर। मलेशिया के राजा की भूमिका वहाँ है, काफ़ी प्रतिष्ठा दी जाती है,
खासकर जो मलय मुस्लिम बहुसंख्यक है उनके बीच में राजा के प्रति अवमानना जो है ना वो या भड़काने वाली जो आलोचना है उसके लिए जेल भी भेजा जा सकता है किसी नागरिक को। राजा का पद जो है वो काफ़ी हद तक औपचारिक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे जो प्रमुख नियुक्ति है उनकी देखरेख वही करते हैं। मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि भारत में जो राष्ट्रपति की भूमिका होती है वैसे ही वहाँ पर राजा की भी भूमिका होती है, और वो भी वहाँ सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो एक मैप के जरिए देख लेते हैं मलेशिया है कहाँ पर। ये रहा प्यारा भारत, और यहाँ चलते हैं आप इस तरफ देखिए। ठीक है, ये जो कलरफुल देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला रेड वाला जो है ना देश वो है मलेशिया, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ इसका जो लैंड है द्वीप, ये है द्वीप है वो देख रहे हैं आप। ठीक है, मलेशिया। तो यहाँ के राजा कौन बन गए हैं, वो है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री है यहाँ के अनवर इब्राहिम। ठीक है, राजधानी कुआलालंपुर है, नेशनल लैंग्वेज यहाँ की मलय है, मुद्रा क्या है, मलेशियाई रिंगिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने किस फिनटेक कंपनी पर नए ग्राहक जोड़ने और अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दी है? आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, क्या है, PPBN। क्या कहेंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये है। देखिए एक 197 कम्युनिकेशंस नाम से एक कंपनी है। ठीक है, तो उसी के अंडर में पेटीएम है, और उस पेटीएम की सहायक कंपनी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो इस पर आरबीआई का डंडा चला है। ठीक, मतलब कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, इन सब में रकम स्वीकार करने की या जमा करने की पर रोक लगा दी है। हालांकि जिन लोगों के रकम वहाँ पर जमा है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यों ऐसा किया गया? देखिए लगातार ये कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि जो नियम है उन सब का उल्लंघन किया गया, बार बार किया गया। ठीक है, एक सिस्टम ऑडिट करवाया गया, उसी में ये पता चला है कि बार बार गड़बड़ी की जा रही है। तो ये सब इन्हीं वजहों से ये काम किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड की पहली वैज्ञानिक गणना की गई है, तो इसके अनुसार क्या आंकड़ा क्या है, मतलब टोटल कितने हैं? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये डेटा जारी किया है। कब? 30 जनवरी 2024 को जारी किया, ये रिपोर्ट जारी किया। दिल्ली में एक मीटिंग हुई और उसी में ये कार्यक्रम, मतलब ये रिपोर्ट जो है ना वो जारी किया गया। ओके, तो हिम तेंदुआ जो है ना वो जहाँ पर स्नो होता है या फिर ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ बर्फ़ है तो वहाँ पर पाए जाते हैं, और ये है हिम तेंदुआ, मतलब बर्फ़ में रहने वाले तेंदुआ। ठीक है, तो उसकी ये संख्या देखी गई है। और किस राज्य में कितनी संख्या है इसकी, तो देख रहे हैं हम लोग सबसे ज़्यादा लद्दाख में है भारत में, 477। ठीक है, ये भी आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ पर हैं। तो नंबर 1 लद्दाख है 477, सेकेंड स्थान पर उत्तराखंड, वहाँ पर 124 है, तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर 51 हिम तेंदुए हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश है 36 हिम तेंदुए, फिर सिक्किम है वहाँ पर 21 हिम तेंदुए हैं, और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुए हैं। टोटल 13,000 किलोमीटर में के एरिया में ये तेंदुओं का पता लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में, यानी जो कर्तव्य पथ पर परेड हुआ, वहाँ पर जो शामिल तमाम राज्य और मंत्रालयों की झांकियाँ थी, उसमें पहला पुरस्कार किसे मिला है? आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। क्या है? संस्कृति मंत्रालय। उसकी थीम ये थी भारत लोकतंत्र की जननी। ओके, तो उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अनिल कुमार लोहाटी। वो रेलवे बोर्ड के पूर्व CEO और पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, तो उनको अब इस पद पर नियुक्त किया गया है।
उनका कार्यकाल अगले 3 वर्ष या फिर 65 ईयर की एज तक रहेगी। तो ट्राई की बात कर लें, ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में, 20 फरवरी 1997 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और ये क्या काम करता है, ये इसका काम जो है ना वो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं उनको बढ़ावा देना, कुछ ऐसी नीतियों के बारे में सरकार को बताना जिससे टेलीकम्युनिकेशन को लेकर बढ़ावा हो सके, और एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण बनाना, ठीक है, और बाजार को प्रतिस्पर्धात्मक रूप देना। एक ही कंपनी का बोलबाला ना हो, अलग अलग कई कंपनियां हो, और इससे काम टैरिफ, इंटरकनेक्शन, सेवा की जो गुणवत्ता है, डायरेक्ट टू होम सर्विस, मोबाइल फ़ोन पोर्टेबिलिटी, इन सब से संबंधित है। ठीक है, तो अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? महिला सूबेदार की बात हो रही, आंसर का प्रीति रजक। क्या नाम है? प्रीति रजक। तब वो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। 27 जनवरी को उनको इस रैंक पर प्रमोट किया गया है, ये प्रमोट किया जा रहा है। एक वो चैंपियन ट्रैप शूटर है, चैंपियन ट्रैक शूटर हैं वो, और उनको नियुक्त किया गया है इस पर। ठीक है, तो जब पहली बार कोई चीज़ होती है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। शूटिंग में महारत हासिल है इनका। ठीक है, और 19वां जो एशियाई गेम्स हुआ था चीन में, होंगजू में, तो वहाँ पर उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था प्रीति रजक ने। ओके, तो बात हो रही है सेना की, तो भारतीय सेना के प्रमुख यानी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और उनसे ऊपर यानी CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो है जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 फरवरी को। इसी दिन इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी, 1977 में स्थापना की गई थी भारतीय संसद के द्वारा तट रक्षक अधिनियम के जरिए। ठीक है, तो ये दिवस आयोजित किया जा रहा है। भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करने का काम ये भारतीय तट रक्षक करते हैं। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। आंसर होगा इसका 2 फरवरी को। और इस बार की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। क्या है थीम इस बार की? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, क्यों इस दिन मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान के एक शहर है रामसर, तो वहाँ पर वेटलैंड कन्वेंशन किया गया था, रामसर कन्वेंशन, तो इसी वजह से इसी दिन को चुना गया था। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा यानी 2 फरवरी वाला, उसमें बजट से रिलेटेड तमाम कंटेंट होंगे, देखिए ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, बाय।